हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th कौशल विकास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद आगे से कंटिन्यू करिएगा। पार्ट 1 में हमने क्रॉप कैलेंडर के बारे में जाना था, कुछ इंट्रोडक्शन देखी थी हमने कि किस तरह से हमने यहाँ आगे पढ़ना है, क्या-क्या समझना है। वैल्यू चेन के बारे में जाना था, पोर्टफोलियो आपको गिवन था, मैंने आपको वक़्त भी दिया था कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। और हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से जाना था कि कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं। एग्रो क्लाइमेटिक रिलेशनशिप के बारे में हमने जाना था। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह हमारी हेल्प कर रही है, हर चीज़ के बारे में हमने थोड़ा-थोड़ा डिस्कस किया था। अब जो आपका पार्ट 2 शुरू होने वाला है वो कैस्लेट्स शुरू होने वाला है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं रहे। एंड आई गारंटी यू कि इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद आपको कोई डाउट ऐसे भी नहीं रहेगा। एक रिक्वेस्ट और मैं आपसे करना चाहूंगी जो मैं हमेशा करती हूँ कि अपने साथ एनसीईआरटी नोटबुक और पेन लेकर रखना है। इन केस एनसीईआरटी नहीं है तो नोट्स बनाने हैं फॉर फॉर योर फ्यूचर ना, कि आपको कभी प्रैक्टिकल परफॉर्म करना हो, एग्जामिनेशन हो तो कोई दिक्कत ना आए, फिर से आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े। आपके पास नोट्स हो और बस आप उस नोट्स को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं एंड यू आर रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग। ओके, तो विदाउट एनी डिले अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है। हमने शुरू करना है अब अपनी केसलेट से। ठीक है, केसलेट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज केसलेट? चलिए, अब आपका पहला क्वेश्चन मुझसे ये होगा कि मैम ये कैसलेट होता क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैसलेट? तो मैं आपको पहले कैसलेट का ही मीनिंग बता देती हूँ। कैसलेट होता है केस स्टडी। एक्चुअली में हम केस स्टडी को ही कैसलेट कहते हैं। तो केस स्टडी जो हमें यहाँ करनी है अभी, एनसीईआरटी ने जो हमें बताई है वो क्या केस स्टडी है? वो केस स्टडी है लद्दाख की। जानते हैं क्या केस स्टडी है? ओके, students of government of high school decided to do a project on agriculture in Ladakh. अब जो गवर्नमेंट ऑफ हाई स्कूल लद्दाख के कुछ स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे एग्रीकल्चर इन लद्दाख के ऊपर। ठीक है जी, मतलब लद्दाख में किस तरह से एग्रीकल्चर परफॉर्म होता है, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, किस तरह से फार्मर्स की हेल्प होती है हर एक प्रोसेस के थ्रू। तो हमने वो चीजें इसके बारे में जाननी है। उनका ये मोटिव था और उन्होंने वो एक प्रोजेक्ट परफॉर्म किया और उसी प्रोजेक्ट के कुछ जो एक्सट्रैक्ट्स थे वही हमने इस रिपोर्ट में, इस केस स्टडी में आगे पढ़ने हैं, है ना। जो उन्होंने आगे पढ़ाई करी, उन बच्चों ने आगे एक रिपोर्ट दी अपने टीचर्स को या अपने प्रिंसिपल को, तो उसी प्रोजेक्ट के बेसिस पे हमने यहाँ पे उन एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर बात करनी है। यहाँ पे कहते हैं कि लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख एक बहुत ही ठंडा डेजर्ट है, बहुत ठंड होती है बेटा लद्दाख में। और इट रिसीव्स अ वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ बहुत कम रेनफॉल भी होती है। ज्यादातर जो प्रेसिपिटेशन है ना वो होती है स्नो की फॉर्म में, है ना, बर्फ की फॉर्म। बर्फ वहां पे बहुत ज्यादा होती है, बहुत ठंडा इलाका होता है। इरिगेशन इज मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन ग्लेशियल मेल्ट वाटर। अब जो वहाँ पे इरिगेशन है, जो वहाँ के पेड़ों को पानी मिल पाता है या जो वहाँ पे पानी आ पाता है उन लोगों के लिए, वो ज्यादातर डिपेंड होता है ग्लेशियल मेल्ट वाटर से, है ना, क्योंकि बारिश कम होती है। तो क्या होता है कि आपको पता होगा लद्दाख में ऊपर पहाड़ों में बहुत सारे माउंटेन्स है और माउंटेन्स में क्या होता है, माउंटेन से बर्फ का जो पानी है वो मेल्ट होके प्लेन्स की तरफ आता है। तो वही ग्लेशियल मेल्ट वाटर वहां पे इरिगेशन का सबसे बड़ा साधन है। टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो टेम्परेचर रेंज करता है वहां 25 से 30 डिग्री सेल्सियस गर्मियों के मौसम में। और जब ठंड का मौसम आता है, विंटर सीजन आता है, तो -25 से लेकर के -8 डिग्री सेल्सियस तक वहां पे विंटर में वहां पे सर्दी हो जाती है। देर इज अ वेरी स्मॉल पीरियड, बहुत ही थोड़ा सा वक्त रहता है वहां के फार्मर्स को जब वो सो कर पाते हैं बार्ले को और पोटैटो को, है ना। पोटैटो आपको पता होगा, बार्ले हम बाजरे को कहते हैं, बाजरा इन इंग्लिश इज कॉल्ड बार्ले। बहुत कम वक्त मिल पाता है वहां के फार्मर्स को इसे सो करने के लिए, इसे उगाने के लिए और हार्वेस्ट करने के लिए एप्रिकॉट को, है ना। एप्रिकॉट को भी हार्वेस्ट करने के लिए बहुत कम वक्त मिल पाता है क्योंकि इतना ठंडा क्लाइमेट होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। एप्रिकॉट को मैं बता दूं हिंदी में खुमानी कहते हैं।
हाउएवर वेदर हेयर इज अनप्रिडिक्टेबल, और एक्चुअली में क्या है ना, वेदर वहाँ पे बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी है। कभी कभी आइसी विंड चलने लगती है वहाँ पे, जो कि होती है बिल्कुल बर्फीली हवा, बहुत ठंडा मौसम हो जाता है। सडन कई बार फ्रॉस्ट हो जाता है वहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड रेन होने लग जाती है ना। तो इन सभी चीजों की वजह से वहाँ की जो क्रॉप है वो स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है ना। और ये एक बड़ी अजीब सी चीज है कि आप सोचेंगे कि मैम इससे बचा नहीं जा सकता, बट एक्चुअली इसका जो आंसर है वो यही है कि नहीं बचा जा सकता है बेटा, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये जो आइसी विंड है या जो फ्रॉस्ट है या रेन है, ये बता के थोड़ी ना आएगी, वार्निंग दे के थोड़ी ना आएगी कि अच्छा मैं आ रही हूँ। ऐसा नहीं होगा ना, विदाउट वार्निंग होगा। तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्ट्रॉय कर देती है ये कई बार लोगों की हफ्तों-हफ्तों की, महीनों की मेहनत को। इतना हार्ड लेबर वहाँ के लोग करते हैं बेचारे, मतलब जो सो करते हैं बार्ले पोटैटो, वो सब खराब हो जाता है। किसकी वजह से? ये सडन फ्रॉस्ट, रेन, जो वहाँ पे बर्फ गिर जाती है, इन सब चीज़ों की वजह से। सिर्फ प्लांट ही इन सब चीज़ों से सफ़र नहीं करते हैं, बल्कि लाइवस्टॉक भी वहाँ पे सफ़र करता है ना? ठीक है, पशुपालन। लाइवस्टॉक रियरिंग इज ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख। जो लद्दाख का क्लाइमेट है, उस हार्श क्लाइमेट की वजह से वहाँ का जो लाइव स्टॉक है, वहाँ का जो पशुपालन है, वो उस पर भी बहुत एक बुरा इम्पैक्ट देखने को हमें मिलता है। जो गोट है वहाँ पे, डबल हम्प्ड कैमल वहाँ पे मिलते हैं, याक मिलता है, जो हॉर्सेस मिलते हैं, ऐसे तो वो बहुत हार्डी हैं, ऐसे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी दे गेट अफेक्टेड बाय द वेदर कंडीशंस। वहाँ की जो हार्श वेदर कंडीशंस हैं, उसकी वजह से उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि ये जो याक है, डबल हैम्ड कैमल्स हैं, हॉर्सेस हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्डी होते हैं, फिर भी इन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आगे बात की गई है यूज ऑफ मीटरोलॉजिकल डेटा। मीटरोलॉजिकल डेटा के बारे में हमने क्या यूज है, क्या बात करते हैं इसके बारे में। सर्चेस ऑन द इंटरनेट, जो हमने इंटरनेट पे सर्च किया या वीडियो कॉल किया एक साइंटिस्ट को, कहाँ पे? रीजनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एट लेह, है ना। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR होता है इसका मतलब एब्रीविएशन जो कहते हैं हम। तो ICAR के रीजनल रिसर्च सेंटर में, जो ICAR का एक रीजनल रिसर्च सेंटर था, वहाँ के एक साइंटिस्ट को जब हमने वीडियो कॉल किया या फिर जब हमने इंटरनेट पे सर्च किया, तो हमें कुछ कंक्लूजन यहाँ पे मिले हैं जिनकी हमने अभी बात करनी है। कुछ यहाँ पे फॉलोइंग कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं। टेबल 1.1 हमें बताता है रेलेवेंस ऑफ मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कुछ कुछ पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में उसका क्या यूज है, किस तरह से वो इफेक्ट डालते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे समझते हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं उसके हम जानते हैं। पहली बात यहाँ पे की जा रही है ड्यूरेशन ऑफ समर एंड विंटर। समर और विंटर के ड्यूरेशन से क्या इफेक्ट है यहाँ पे, रिलेवेंस जानते हैं। एज लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट, जैसे कि हमें पता है लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। फार्मिंग के लिए बहुत ही कम, बहुत ही शॉर्ट पीरियड अवेलेबल होता है, जो कि है मई से लेकर के सितंबर तक का, मई टू सितंबर। Does any change in weather negatively affect agriculture activities? अब हमें पता है कि सिर्फ मई से लेकर के सितंबर तक वहां पे फार्मिंग हो सकती है। तो अगर इस फार्मिंग के सीजन में, जो वहां पे ये मई से लेकर के सितंबर तक का महीना है, अगर कोई भी चेंज आता है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बहुत ही नेगेटिवली वहां पे अफेक्ट हो जाती हैं। आगे देखते हैं प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल एंड स्नोफॉल, यहाँ पे बात करते हैं। लद्दाख रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। जुलाई से सितंबर के बीच में वहां पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है। दिस पीरियड इज व्हेन मोस्ट ऑफ द क्रॉप आर ग्रोन, और यही वो पीरियड है, यही वो समय है जब वहां पे बहुत ज्यादा क्रॉप का ग्रोथ होता है और क्रॉप वहां पे उगाए जाते हैं। यही पीरियड है सिर्फ जहाँ पे क्रॉप उगाए जा सकते हैं। इफ इट रेन्स वेरी हैवीली, अगर रेन बहुत हैवीली होता है तो क्रॉप में बी लॉस्ट ड्यू टू फ्लड्स, तो क्रॉप खराब हो जाएगी फ्लड की वजह से। और अगर रेन पुअरली होता है तो वहां पे वाटर की स्कैर्सिटी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए टेम्परेचर की बात करते हैं। फ्रॉम जून टू अगस्त, जून से अगस्त के महीने में टेम्परेचर आर हाईएस्ट ड्यूरिंग द डे, जो दिन का वक्त होता है, जून से अगस्त के महीने में इस वक्त में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है ना। कितना रहता है? 20 से 30 डिग्री। वैसे तो ये कम ही है, पर लद्दाख के हिसाब से ये बहुत ज्यादा है ना।
और अबव फ्रीजिंग ड्यूरिंग द नाइट। और जून और अगस्त के महीने में जो रात का वक्त होता है वो फ्रीजिंग के थोड़ा सा ही अबव होता है, मतलब अबव द फ्रीजिंग हल्का सा, जैसे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। दिस टेम्परेचर रेंज इज बेस्ट फॉर फार्मिंग एक्टिविटीज। फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए ये जो रेंज है टेम्परेचर की, कि दिन में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होगा और रात के वक्त में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट वहां पे होता है। अब ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। The average humidity in Ladakh ranges from 70 to 74% between May and September. मई और सितंबर के मंथ में जो लद्दाख में रेंज होती है ह्यूमिडिटी की, वो होती है 70 से 74% के आसपास। 70 से 74% के आसपास की ह्यूमिडिटी हमें देखने को मिलती है मई से सितंबर के महीने में। वेरी लो ह्यूमिडिटी लीड्स टू हायर इवेपोरेशन लॉस। अब क्या होता है कि बहुत अगर लो ह्यूमिडिटी होगी ना, तो बहुत ज्यादा इवेपोरेशन में लॉस हो जाएगा पानी का, उसकी वजह से क्रॉप खराब हो सकती है। और अगर बहुत ज्यादा लो ह्यूमिडिटी होगी तो सॉइल भी ड्राई हो जाएगी, ये भी एक कंडीशन हमें देखने को मिलती है। आगे हम देखते हैं विंड डायरेक्शन एंड स्पीड को। अब विंड डायरेक्शन और स्पीड से हम क्या समझते हैं? बहुत ही जो बर्फीली हवाएं वहां चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड चलती है वहां पे, स्पेशली इन ओपन फील्ड्स, खुले मैदानों में जो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड वहां पे चलती है, उससे क्या होता है, फिजिकल डैमेज हो जाता है क्रॉप्स को। क्रॉप्स को बहुत डैमेज फेस करने को मिलता है इस वजह से, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन भी होता है, ये भी वहां पे कंडीशन देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, फाइंड आउट what kind of data farmers use in the region your school is located in. Why is this useful for them? आपको ये बताना है कि किस तरह का डाटा जो फार्मर्स हैं वो यूज करते हैं अपने रीजन में, है ना, जिसमें उन्होंने फार्मिंग करनी होती है, किस तरह का डाटा वहां पे यूज किया जाता है और वो उनके लिए कैसे यूजफुल है। यहाँ पे हम डेटा लिख सकते हैं, पहले तो विंड डायरेक्शन के बारे में, स्पीड के बारे में, ह्यूमिडिटी, यही सारी चीजें जो यहाँ लिखी गई हैं, यही सारे वो मेजर्स हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना, जो कि हर एक फार्मर को बहुत यूजफुल होते हैं। ओके, आगे अब हमें टास्क गिवन है जो हमने आगे काफी अच्छे से करना है, पहले आप यहाँ से पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। चलिए, अब एक टास्क हमारे पास है, मेक योर ओन मेट्रोलॉजिकल लैब। अब आपने अपनी खुद की एक मेट्रोलॉजिकल लैब बनानी है, और आप कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है इसे बनाना, हम आगे देखेंगे, अभी बहुत अच्छे से आपको समझने को यहाँ पे मिलेगा। पहली बात यहाँ की जा रही है, बिल्ड अ सिंपल मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इन योर स्कूल। अपने स्कूल में आप एक सिंपल मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी बनाने वाले हैं, जिसमें कि आप लिखेंगे एक रेन गॉज को, रेन गॉज आप बनाएंगे पहले, ड्राई वेट बल्ब थर्मामीटर, ये चीज आप बनाने वाले हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा, और एक विंड वेन भी आप आगे बनाने वाले हैं। ओके, फॉलो द स्टेप्स इन फिगर 1.3 से लेके 1.5 यूजिंग द मटेरियल सजेस्टेड। जो जो मटेरियल आपको सजेस्ट किए गए हैं उसके लिए फिर आपने उसके हिसाब से फिर आपने 1.3 से 1.5 एक्टिविटी करनी है। यू कैन ऑलवेज सब्सटीट्यूट द मटेरियल इफ यू विश। अगर आपको मन करता है कि आप सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं, जो मटेरियल एनसीईआरटी ने लिखा है आप उसकी जगह कुछ और यूज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो यहाँ लिखा है आपको वही करना है, आप अपनी इनोवेशन करिए। प्लीज कंसल्ट योर टीचर, अपने टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं इन सब चीजों को करने से पहले। चलिए देखते हैं, पहले यहाँ पे हमें रेन गॉज के बारे में बताया गया है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हम अभी यहाँ से पढ़ेंगे, उसके बाद पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको इन पिक्चर्स की मदद से, जो मैंने ये एक्टिविटी करवाई है उसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगी। पहले हम एनसीईआरटी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। ओके, चले, यूज योर ऑब्जर्वेटरी टू ट्रैक रेनफॉल, टेम्परेचर एंड विंड डायरेक्शन। अब आपने अपनी ऑब्जर्वेटरी, अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ट्रैक करना है कि किस तरह रेनफॉल, टेम्परेचर और विंड परफॉर्म करते हैं, किस किस तरह से ये एक्टिविटीज को करते हैं, और क्या क्या हम एक्टिविटी के थ्रू इसकी ऑब्जर्वेशन हम देख पाएंगे, उन हर एक चीज के बारे में भी डिस्कस करते हैं। मैंने कहा ना, पहले आप एनसीईआरटी से बिल्कुल हल्का सा पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको अपने डायग्राम से इसको बेटर समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, चलिए, यू शुड कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा ओवर 3 मंथ्स। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात की गई है कि आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है और एनालाइज करना है डेटा को, लगभग 3 महीनों के डेटा को। ऐसा नहीं करना कि आज बारिश हुई है मान लें,
या आज आपका टेम्परेचर हाई है या बहुत लो है तो आज आपने कर लिया और बस हो गया। लगभग 3 महीने के डेटा को आपने यहाँ पे कलेक्ट करना है और एनालाइज़ करना है। दैट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम यू आर डूइंग दिस वर्क, है ना? मतलब इस ड्यूरेशन में आपने इस काम को, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ वेदर बुलेटिन बोर्ड फॉर फार्मर्स इन योर रीजन। अब आपको जैसे-जैसे पता लग जाएगा कि इस महीने में इस तरह के टेम्परेचर थे, है ना? या फिर रेनफॉल इस तरह की थी, जो भी डेटा आपको मिलेगा तो आप उसका एक बुलेटिन बोर्ड बना लीजिए, जिसमें जिसकी वजह से फिर फार्मर्स को मदद हो सकती है। यहाँ पे आप टेम्परेचर लिख सकते हैं, कितना टेम्परेचर वेरिएशन रहा। यहाँ पे फिर आप रेनफॉल लिख सकते हैं, विंड स्पीड लिख सकते हैं और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपको डेटा मिलता है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना? चलिए, रेन गॉज की बात करते हैं हम सबसे पहले। इसको गॉज भी पढ़ते हैं, इसको गॉज भी पढ़ते हैं, ओके? दोनों प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक है। मैं गॉज पढ़ती हूँ, आप गॉज पढ़ना चाहें तो वो भी नॉट नॉट अ प्रॉब्लम, ओके? चलिए, मेकिंग अ रेन गॉज। पहली बात है, टेक ए एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल। एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल यहाँ ली है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ये, विद अ फ्लैट एंड स्टेबल बॉटम। ये चीज़ का ख़्याल रखना है जिसका कि आप कोशिश करें जो बॉटम है वो बिल्कुल फ्लैट हो और स्टेबल हो, थोड़ा ऐसा नहीं हो कि वो उड़ जाए, हवा अगर थोड़ी तेज़ हो गई तो वो उड़ गया है, इस चीज़ का ख़्याल रखना है। इन केस अगर आपको ऐसा डर है कि हवा की वजह से या तूफ़ान की वजह से वो उड़ सकता है, तो आप उसको नीचे से पेस्ट कर सकते हैं या नीचे उसको कुछ ऐसा मैकेनिज़्म लगा के उसको चिपका सकते हैं। वैसे तो क्या होगा कि बारिश की वजह से अगर आपने सेलो टेप वगैरह यूज़ की होगी तो वो इतना वर्क नहीं करेगी। तो आप इस चीज़ का हल्का-सा आप ख़्याल रख सकते हैं, आपको स्टेबल बॉटम को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ओके? सो इट डज़ नॉट फॉल ओवर इन द विंड। विद द हेल्प ऑफ सीज़र अब आपने कैंची की मदद से कट ऑफ कर लेना है इसका इतना सा पार्ट, 1/3 पोर्शन इसका ऊपर वाला, ठीक है? टॉप ऑफ द बॉटल। दिस पार्ट कैन नाउ बी यूज्ड एज़ अ फनल। अब इसको फनल की तरह आप यूज़ कर पाएँगे। ये है, अब आपने फनल को इसमें ऐसे इंसर्ट कर दिया। पुट द फनल अपसाइड डाउन इनसाइड द बॉटल। बॉटल के अंदर आपने फनल को इस तरह डाल दिया, जो फनल आपने मतलब बॉटल को ही कट करके उसका फनल बनाया था। रिमेंबर करिए, द फनल शुड कवर द एंटायर माउथ ऑफ द बॉटल। ऑब्वियस सी बात है, आपने इसी से कट करके बनाया होगा तो इसका पूरा माउथ कवर करेगा, पर आपने फिर भी ख्याल रखना है कि वो पूरा माउथ बॉटल का ऊपर से कवर करके रखे। सो रेन कैन ओनली एंटर थ्रू द फनल। ऐसा क्यों हो कि फनल से ही सिर्फ रेन एंटर हो पाए, यहाँ साइड साइड से कहीं से एंटर ना हो पाए। देन प्लेस अ रूलर आउटसाइड द बॉटल यूजिंग अ टेप, है ना? अब आप यहाँ पे बॉटल के बाहर जो आपने कंटेनर, इस तरह का कंटेनर बनाया था रेन गॉज के लिए, तो यहाँ पे इस बॉटल के बाहर आप यहाँ पे स्केल लगा सकते हैं या कोई रूलर, जिसकी वजह से आपको सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, जिसमें भी आपने मेजर करना हो, वैसे सेंटीमीटर में किया जाता है, तो उसमें आप मेजर अच्छे से कर पाएँ। बॉटल के बाहर आप सेलो टेप से भी चिपका सकते हैं उसको। नाउ प्लेस द एंटायर सेटअप इन एन ओपन एरिया। अब ये जो आपने एक सेटअप तैयार किया है, इसको आप एक ओपन एरिया में रखेंगे, वेयर रेन कैन फॉल डायरेक्टली इनटू इट, जहाँ पे रेन डायरेक्टली इसके अंदर फॉल करेगी। इट शुड बी प्लेस्ड एट अ हाइट। इसको थोड़ी हाइट पे रखने की कोशिश कर सकते हैं आप, ओके? आगे है, आफ्टर इट रेन्स चेक द वाटर लेवल अगेंस्ट द स्केल। अब जैसे इसमें पानी गया होगा, रेन का वाटर होगा, तो उसी रेन के वाटर के हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट भी आई होगी, है ना? 1, 2, 3 जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा। तो आपने क्या करना है, चेक करना है उस वाटर के लेवल को अगेंस्ट द स्केल, स्केल के हिसाब से, ओके? चलिए, अब नोट द रेनफॉल एंड कंपेयर इट टू द वन मेजर्ड बाय द ऐप। अब जो ऐप में आपने रेनफॉल को मेजर किया होगा, या हमें मिल जाता है नॉर्मली वेदर, उसके जो डिटेल्स लिखी होती हैं उसके नीचे हमें ये देखने को मिल जाता है कि रेनफॉल कितना हुआ है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जितना भी होता है। तो आपने अपनी ऐप में भी चेक करना है और अपना जो ये आपने सेटअप बनाया है इसमें भी चेक करना है और नोट करना है और कंपेयर करना है कि क्या ये सही था भी, या क्या आपने कुछ गलत किया, या जो वेदर वाला जो एक्चुअल डेटा था वो खराब हो गया, या कुछ भी हो गया। वो तो खराब नहीं होगा ऑब्वियसली, हो सकता है आपके डेटा में थोड़ी गलती हो गई हो या कुछ भी होगा, तो आपको उससे नोट करना है और कंपेयर करना है। चलिए, अब ये जो 1.3 था यहाँ पे, जिसके बारे में भी हमने बात करी, ये 1.3 था रेन गॉज के ऊपर। आगे मैं आपको और अच्छे से अभी समझाऊँगी, टेंशन नहीं लेनी है। रेन गॉज इज़ यूज्ड टू मेजर रेनफॉल बाय कलेक्टिंग रेन वाटर इन अ कंटेनर। अब आपने एक कंटेनर में रेन वाटर को कलेक्ट किया है और उसी को ही आपने रेन गॉज का नाम दे दिया है ना?
अब आपने क्या किया है, इसकी डेप्थ को मेजर किया है और डेप्थ को मेजर किया है आपने। आपको यहाँ पे इतना आइडिया लग चुका होगा कि यहाँ पे जैसे पानी गिरा इस बॉटल के अंदर है ना फनल की मदद से, तो जो पानी अंदर आया उस बॉटल के अंदर, उस पानी को आपने स्केल के हिसाब से मेजर किया कि कितना सेंटीमीटर पानी उसके अंदर गया, और फिर आपने वो नोट किया है ना, और वो भी आपने किया स्पेसिफिक पीरियड के लिए यूजिंग अ मेजरिंग स्केल इन सेंटीमीटर और मीटर। चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ अपनी अपनी वाली अपनी वाली इमेज से, अपने स्टाइल में समझाती हूँ आपको। चलो, आप बस यहाँ ध्यान से देखें, आपको सब समझ आ जाएगा, है ना? ठीक है। स्टेप 1 पे देखेंगे, एक इस तरह की एम्प्टी बॉटल मैंने यहाँ पे ले ली, है ना? ट्रांसपेरेंट थी ये, हमें यहाँ घर पे देखने को मिल जाती हैं ये लगभग फ्लैट, इसका बिल्कुल ऐसे बॉटम था, है ना? लगभग फ्लैट था और इसका स्टेबल बॉटम था, नीचे से इसको आपने चिपका दिया था सामान में। सो इट डज़ नॉट फॉलो, ये मतलब गिरी नहीं ना, उस तरह से आपने इसका एक स्टेबल बॉटम लिया। अब आपने क्या किया, ये बॉटल को इतने से एरिया को आपने कट कर दिया, है ना? सीज़र से कट कर दिया, लगभग 1/3 हिस्सा था ये बॉटल का, इसको आपने यहाँ पे कट कर दिया। आगे क्या है, जो ये बॉटल का एरिया यहाँ पे ऊपर मैंने कट किया था ना, यहाँ देखो, ये बॉटल का एरिया मैंने यहाँ पे कट करके आपको बताया कि यहाँ पे भी आपने कट करना है। वही कट किए हुए एरिया को आपने यहाँ पे रख दिया इसके ऊपर एज़ अ फनल। अब ये फनल की तरह एक्ट करने लगेगा, है ना? और इस तरह से एडजस्ट भी करना है इसको कि यहाँ से पानी लॉस ना हो या फिर एंटर ना कर सके। जितना का जितना पानी है वो सीधा अंदर जाए, है ना? फनल के थ्रू वो भी, यहाँ से एंटर ना हो, नहीं होना चाहिए इधर से एंटर, सिर्फ यहाँ से एंटर होना चाहिए। ओके जी? चलिए, अब ये था मेरे पास एक स्केल। अब ये स्केल मैंने यहाँ पे टेप की मदद से चिपका दिया इस बॉटम के साथ, इस बॉटल के साथ। ओके? अब क्या हुआ कि ये जो सेटअप मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, इस सेटअप को मैंने रख दिया बाहर, जहाँ पानी, जहाँ रेन वाटर हो रहा था, रेन गिर रही थी, है ना? रेन वाटर को मेजर करने के लिए मैंने इसे बाहर रख दिया। एंटायर सेटअप को ओपन एरिया में मैंने बाहर रख दिया और इस चीज़ का ख़्याल रखा कि ये हवा से ना उड़ जाए, स्टॉर्म आए उसकी वज़ह से ख़राब ना हो जाए, इस चीज़ का थोड़ा ख़्याल रखा। अब जैसे ही रेन हुई, मैंने चेक किया इसका वाटर लेवल स्केल के हिसाब से। स्केल के हिसाब से जैसे मान लें इतना वाटर लेवल था, तो मैंने चेक किया कि कितना वाटर इसमें भाई प्रेज़ेंट हुआ है, उसको मैंने मेज़र करना है। मेज़र कर लिया मैंने, हाँ, इतना था, चलो, ओके, ये भी मुझे पता लग गया। अब इसको मेज़र करने के बाद मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने रेनफॉल को नोट किया, मैंने इसको कंपेयर किया ऐप के साथ, है ना? ये ऐप हमें वेदर बताती है, हमारे फ़ोन वगैरह में अवेलेबल होती है। इसकी वजह से हम क्या होता है, वेदर का ये भी देख पाते हैं कि बारिश कब होगी, है ना? लगभग टाइम पता लग जाता है, ऐसे एग्ज़ैक्ट मिनट तो आप नहीं बता सकते, पर हमें लगभग पता लग जाता है कि 11 से 12 के बीच में हो सकता है बारिश हो, या कितनी सेंटीमीटर या मिलीमीटर बारिश हो रही है, इसके बारे में भी हमें पता लग जाता है। जैसे यहाँ देखें, इमेज में मैं थोड़ा ज़ूम करके बताती हूँ। इमेज में ज़्यादा ही ज़ूम हो गया, हाँ। इमेज में आपको ये पता लग पा रहा होगा कि 12 बजे यहाँ पे बताया है कि ये बारिश हो रही है ना? तो इस तरह से, और यहाँ नीचे लिखा है 2.1 एमएम, तो ये 2.1 एमएम जो है हमारी बारिश हुई है कि नहीं हुई है? मैम ये तो आपको ही पता होगा, हुई है, एक्टिविटी आपने की है ना? तो चलो, रेन गॉज आपको समझ आ गया होगा, एक बार फिर से थोड़ा-सा बता दूँ? तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, पर एक बार चलो थोड़ा-सा क्लियर कर देती हूँ। हो जाता है कई बार ना, सुना नहीं होता हमने, या पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। कोई बात नहीं, आप फिर से एक बार सुन लो, ठीक है? ऐसे एक बॉटल ली, फटाफट बताऊँगी अब, 2 मिनट में पूरा बता दूँगी, ठीक है? चलो, ऐसे एक बॉटल ली, बॉटल को ऊपर से कट कर दिया, ओके? फिर क्या किया, कट की हुई बॉटल को इरेज़ कर देती हूँ, रुको। कट की हुई बॉटल को हुँ, कट की हुई बॉटल का ये जो ऊपर वाला पोर्शन था, इसको फनल की तरह यहाँ पे ऊपर रख दिया और इस चीज़ का ख़्याल रखा कि पानी यहाँ से पीप इन ना कर पाए, अंदर ना जा पाए बॉटल के, और जितना भी पानी अंदर एंटर करे, वो इस फनल से करे, ओनली यहाँ से ही, नॉट फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर, है ना? चलें, फिर उसके बाद एक रूलर लिया मैंने, एक स्केल लिया, उसको इसके साथ पेस्ट कर दिया सेलो टेप की मदद से। फिर आगे देखते हैं, फिर क्या हुआ, ये पूरा सेटअप जो हमने क्रिएट किया था अभी, इस पूरे सेटअप को हमने रख दिया बाहर, बारिश में, ताकि इसमें पानी एंटर कर पाए, जो रेन का पानी होगा, है ना? चलो ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, बारिश हो गई मैम, अच्छा, ठीक है। बारिश जो हुई, तो बारिश होने के बाद
इसके अंदर पानी गया होगा, गया कि नहीं गया? दिख तो रहा है, मतलब मैम यहाँ पानी तो है बहुत सारा, तो पानी इसके अंदर गया, है ना? अब पानी चला गया, पानी के जाने के बाद हमने ये जो मेजरमेंट हमारे पास आई, इतना है पानी, है ना? लगभग इतना है, आपको दिख रहा होगा। तो इतने पानी को हमने मेजर किया वेदर वाले ऐप के साथ भी, ये हमने फ़ोन वाले ऐप के साथ भी इसको मेजर किया कि क्या ये और क्या ये दोनों सेम डेटा बता रहे हैं? तो हमें पता क्या लगना चाहिए, वैसे अगर हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक हुआ है, एक्टिविटी हमने अच्छे से की है, तो इसका आंसर येस होना चाहिए कि हाँ, वेदर जो ऐप था, जो वेदर बता रहा था, उस ऐप के हिसाब से ही हमारा जो एक्टिविटी था, उसका डेटा आया है ना जी? ये था आपका रेन गॉज का एक्टिविटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एनसीईआरटी से भी समझ आ गया होगा और ऐसे भी समझ आ गया होगा। मैंने पिक्चर्स इसलिए लगाई, मुझे ऐसा लगा कि एनसीईआरटी में ना ऐसी-ऐसी पिक्चर्स हैं, आप क्या समझ पाओगे इनसे। मतलब ठीक है, अच्छी है, मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, पर थोड़ा ना क्लियर और मतलब अच्छा वाला फ़ील नहीं आता है, तो आई थॉट कि मैं अपने इमेजेस से बताऊँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी? कमेंट सेक्शन में बता देना अगर चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, अब हमने बात करनी है एक और दूसरे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी के बारे में, ठीक है जी? चलिए, इस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ बता दूँ कि ये एक्टिविटी थोड़ी इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और थोड़ी ध्यान से पढ़ने वाली है। ध्यान से पढ़ना है इसको, सिर्फ़ ये एक्टिविटी है जो मुझे लगता है कि थोड़ी आपको समझनी पड़ेगी। ऑल्दो मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा-सा समझना इसमें ज़्यादा पड़ेगा, समझने वाला पोर्शन ज़्यादा है, आप एक बार देख लो। फिर मैं आपको एज़ इट इज़ अपनी वाली इमेज से अच्छे से समझाऊँगी। एनसीईआरटी पढ़ते हैं पहले। क्या चाहिए आपको? थर्मामीटर चाहिए, प्लास्टिक बॉटल चाहिए, सिज़र चाहिए, थ्रेड चाहिए, टेप, वाटर और कॉटन गॉज़ चाहिए। अब हो सकता है काफ़ी बच्चों को कॉटन गॉज़ में दिक्कत हो, मैम कॉटन गॉज़ क्या होता है? नाम थोड़ा मुश्किल है। कुछ नहीं होता है कॉटन गॉज़। कॉटन गॉज़ का मतलब होता है कॉटन का छोटा-सा टुकड़ा, है ना? उसको आप कॉटन गॉज़ बोलेंगे। या फिर आपके पास अगर एग्ज़ैक्टली कॉटन गॉज़ नहीं है, तो कॉटन की जो पैड होती है ना छोटी-सी, मतलब कॉटन है मान लो, सिर्फ़ उतना सा आपने ले लिया, हल्का-सा टुकड़ा ले लिया कॉटन का, वो काम कर जाएगा, बस काफ़ी है उतना, है ना? कॉटन गॉज़ से परेशान नहीं होना है। क्या करना है आपने? स्टेप 2 में कॉटन गॉज़ लेना है, उसको वेट करना है ना? कॉटन गॉज़ का पैड लिया आपने, उसको वेट किया, गीला किया हल्का-सा, यूजिंग वाटर एंड कवर द बल्ब ऑफ वन ऑफ द थर्मामीटर विद इट। अब जो थर्मामीटर का एक बल्ब था, आपने गीले कॉटन गॉज से उसको कवर कर दिया, है ना? वेट बल्ब थर्मामीटर से। आई नो आपको अभी पता नहीं लग रहा होगा मैम क्या कह रहे हैं, बस पढ़ लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैं अपनी वाली इमेज से बताऊँगी, ये ऐसे भी क्लियर नहीं है थोड़ा, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, अटैच किया आपने थर्मामीटर को प्लास्टिक बॉटल के साथ। एक साइड आपने वेट बल्ब थर्मामीटर लगाया है और एक साइड आपने ड्राई बल्ब थर्मामीटर लगाया है, ऑन द अदर, है ना? उसके बाद आपने टाई किया थ्रेड को उस बॉटल के साथ, ऊपर से आपने ऐसे थ्रेड किया और इसको थोड़ा-सा बॉटल को स्पिन कर दिया, घुमा दिया और उसके बाद फिर आपने रिकॉर्ड किया टेम्परेचर को, बोथ ड्राई में भी और वेट बल्ब थर्मामीटर में भी, है ना? क्या है ये? ड्राई वेट बल्ब थर्मामीटर, ये कहते हैं इसे, है ना? और ये मेज़र करता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को। ठीक है जी? चलिए, इतना है इसमें, नहीं अच्छे से मुझे खुद को पता है आपको कुछ समझ नहीं आया है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अपने स्टाइल में और अपनी इमेजेस के साथ। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ आएगी। बॉटल है, पानी है, थर्मामीटर है, ये है कॉटन गॉज, टेप है, थ्रेड है, सिज़र है ना जी? ये सारी चीज़ें हैं। ओके, हमने क्या करना है, हमने ना ये एक थर्मामीटर लेना है सबसे पहले। ओके, एक थर्मामीटर लिया और एक थर्मामीटर को उसके बल्ब में हमने कॉटन गॉज लगा दी। ओके, पहला वाला जो हमारे पास थर्मामीटर था, उस थर्मामीटर के बल्ब पर एक साइड में मतलब हमने कॉटन गॉज लगाई है, वो भी गीली करके। ये जो कॉटन गॉज है ना, यहाँ पे मैं इरेज़ कर देती हूँ, रुको। ये जो आप कॉटन गॉज यहाँ देख पा रहे हैं, ये वाटर वाली है, इसमें वाटर लगा है कॉटन गॉज में, है ना? ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कॉटन गॉज है और इसमें पानी लगा के, मतलब इसे गीला करके आपने इस टेम्परेचर इस थर्मामीटर के ऊपर यहाँ पे इसके बल्ब पे लगाया है। दूसरा आपने थर्मामीटर ऐसे ही रखा हुआ है, नॉर्मल, है ना? ओके, अब इस तरह की एक बॉटल आपने ली है
और उस बॉटल में एक साइड पर आपने बिल्कुल ड्राई वाला, जिसमें आपने कॉटन गॉज में पानी मतलब पानी वाली कॉटन गॉज नहीं लगाई है ना? इसमें मतलब आपने लगाई है और इसमें आपने नहीं लगाई है। एक साइड आपने ऐसा थर्मामीटर लिया है जहां पर ये पानी वाली कॉटन गॉज, वाटर सोक्ड कॉटन गॉज नहीं है यहाँ पे, इसको आप कहेंगे ड्राई। और यहाँ पे ये कॉटन सोक्ड, वाटर सोक्ड कॉटन गॉज है ना, यहाँ पे पानी है, इसको आप कहेंगे वेट। ओके, दो थर्मामीटर हैं, फिर से बता देती हूँ, दो थर्मामीटर हैं। ये वाला थर्मामीटर जो है इसमें कोई वाटर सोक्ड कॉटन गॉज नहीं है, ड्राई है ये बिल्कुल, और इसमें वाटर सोक्ड कॉटन गॉज लगाई है, ये देखो यहाँ पे, है ना, इरेज कर देती हूँ, इसको आप कहेंगे वेट। ओके जी, अब क्या होगा, आप इसको ऐसे धागे से बांध लेंगे, इसका यहाँ वाला पोर्शन आप धागे से बांध लीजिए। बांधा आपने और आपने इसको ऐसे घुमा दिया इस तरह से, है ना, ऐसे घुमा दिया आपने, बॉटल को पकड़ के ऐसे घुमा दिया, उसको स्पिन कर दिया। अब स्पिन करने के बाद आपने उसको थोड़ी देर ऐसे रखा, फिर क्या हुआ, इसके ऊपर दो रीडिंग्स आई होंगी, है ना। आपने क्या करना है, उन रीडिंग्स को रिकॉर्ड करना है। एक तो जो रीडिंग होगी वो ड्राई बल्ब की होगी और दूसरी रीडिंग वेट बल्ब की होगी। ठीक है जी, ये होगी आपकी ड्राई बल्ब की, जो यहाँ दिखा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, और वेट बल्ब की दिखा रहा है 24 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपकी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। इसका भी कंक्लूजन भी जानना है, पहले मैं आपको फिर से एक बार ये समझा देती हूँ, सेकेंड टाइम समझा देती हूँ। ठीक है, हो जाता है कई बार समझ नहीं आता, थोड़ा ये मैं मानती हूँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। बॉटल है, पानी है, सिजर है, थ्रेड है, थर्मामीटर है, टेप है, ये सब चीजें हैं हमारे पास। अब एनसीईआरटी ने हमसे कहा कि इस एक्टिविटी में आप क्या करिए, दो थर्मामीटर लीजिए, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, दो थर्मामीटर। अब स्टेप 2 में देखिए कि दो थर्मामीटर में से एक थर्मामीटर तो एज इट इज है, इसके साथ कोई एक्टिविटी कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज ही रहने देना है। दूसरे वाले थर्मामीटर के बल्ब पे, जहां से रीडिंग रिकॉर्ड होना शुरू होती है, उसके बल्ब पे आपने गीला कॉटन गॉज लगा देना है। ये है आपके पास कॉटन गॉज, कॉटन का टुकड़ा समझ लो, कॉटन गॉज नहीं लग रहा, पता, टुकड़ा एक ही बात है ना। गीला कॉटन गॉज, कॉटन गॉज को इसमें डिप किया, पानी में गीला किया, और निकालने के बाद इसको आपने थर्मामीटर पे रैप कर दिया नहीं कर दिया, ठीक है, कर दिया, चलो बल्ब पे लगा दिया हमने। अब स्टेप 3 में हमारे पास हो गए दोनों थर्मामीटर तैयार, और अब हमने उन्हें लगाना है अपनी बॉटल पे। चलो लगाते हैं। ऐसी एक बॉटल ली आपने, है ना, प्लास्टिक वाली बॉटल ली। ऊपर वाली एक्टिविटी से मत लेना, एक्टिविटी नंबर 1 में उसने अपने बॉटल को काट दिया था बीच से, है ना। दूसरी बॉटल ले लेना। चलो, ऐसी एक बॉटल ली, दो थर्मामीटर लिए, लिए नहीं लिए हमने, ऊपर बनाए थे अभी देखो। दोनों थर्मामीटर में हमने क्या किया, एक थर्मामीटर को बिल्कुल नॉर्मल, जो हमने साइड में रखा हुआ था ना, मजे कर रहा था बिल्कुल, उसको एज इट इज हमने चिपका दिया कि लो भाई तुम्हें चिपका देते हैं, लो जी लो, लो लगा दिया तुम्हें। अब हमने क्या किया था, जिसको वाटर में सोक किया था, गीला कॉटन गॉज लगाया था जिस थर्मामीटर के ऊपर, उसको साइड में इधर वाले पोर्शन में लगा दिया। लगा दिया नहीं लगा दिया, लगा दिया ना, देखो दोनों साइड लगा दिया, हो गया। चलो, बॉटल तैयार हो गई, ऐसे चिपका दो इसको, सेलो टेप के साथ चिपका दो, जो भी आपको लगता है उसके साथ चिपक सकता है, अच्छे से चिपका दो, सेलो टेप वैसे चिपका देती है इसको। ओके, इधर से बस थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि गीला है ना, तो यहाँ से थोड़ा अच्छे से वो करना, मतलब, है ना, सेलो टेप कहीं छूट ना जाए, इस चीज का ख्याल रखेंगे। अब अगले फोर्थ स्टेप में जो एनसीईआरटी ने हमें बताया, पेन कहाँ गया, हाँ, फोर्थ स्टेप में एनसीईआरटी ने जो हमें बताया वो ये बताया कि आप क्या करिए, इस बॉटल को स्पिन कर दीजिए, है ना। पहले तो आप इससे धागा बांधिए, यहाँ से धागा बांध दीजिए, और ऊपर से आप इस धागे को पकड़िए, बॉटल को ऐसे स्पिन कर दीजिए, घुमा दीजिए ऐसे बॉटल को, बिल्कुल घुमा दिया जी हमने। चलो, बॉटल को घुमा दिया, आप क्या करें, जग घूमया बिल्कुल, है ना, घूमया घूमया हो गया, घूमया घूमया वो घूमर सो गया ना, घूमर घूमर कर दिया आपने। चलो, घूमर करने के बाद अब क्या करते हैं, घूमर करने के बाद अब हम रिकॉर्ड करेंगे अपना टेम्परेचर बोथ बल्ब पे, ड्राई बल्ब पे भी, वेट बल्ब थर्मामीटर पे भी। ठीक है जी, चलो, वेट बल्ब पे भी हमने किया, ड्राई बल्ब पे भी हमने किया, पहले इसको स्पिन किया था, फिर ये बल्ब पे किया, ड्राई का आया 30, वेट का आया 24। ओके, ये मैंने आपको सेकेंड टाइम बता दी एक्टिविटी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी
आगे इसका कंक्लूजन। ठीक है, अब एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, हो सकता है बच्चों को समझ आ गया हो, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ना मुश्किल था समझना, तो मैंने समझा दिया। मैं ना आपको यहाँ से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि आई थिंक मैंने अपनी वाली जो मेरी इमेज थी उस पर ज्यादा अच्छे से समझाया है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, ड्राई वेट बल्ब थर्मामीटर के बारे में हमने यहाँ पे बात की है, जो भी हमने एक्टिविटी देखी है। चलो, द ड्राई बल्ब थर्मामीटर शोज द एक्चुअल एयर टेम्परेचर। एक्चुअल एयर का जो टेम्परेचर है वो ड्राई बल्ब थर्मामीटर ने बताया है हमें। ठीक है, जो लेफ्ट राइट वाली तरफ को हमने ये ड्राई ड्राई वाला बल्ब रखा था उसने हमारा एक्चुअल एयर का टेम्परेचर बताया है, और जो लेफ्ट वाली तरफ को हमने वेट बल्ब थर्मामीटर रखा था उसने हमें शो किया है लोअर टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि वाटर इवेपोरेट होता है और कॉज करता है कूलिंग को, है ना। जो गीली चीज होती है, गीली कॉटन होती है जैसे, उससे वाटर इवेपोरेट होता है और कूलिंग कॉज करता है। इसकी वजह से जो थर्मामीटर में कॉटन गॉज लगा था, गीला गीला कॉटन गॉज लगा था, उसका टेम्परेचर कम हुआ होगा, है ना। अब द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब एंड द वेट बल्ब रीडिंग्स हेल्प अस फाइंड द ह्यूमिडिटी इन द एयर। अब क्या होगा, जो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब की रीडिंग में डिफरेंस होगा, उसकी वजह से हमें ह्यूमिडिटी इन एयर के बारे में पता लगेगा। अगर डिफरेंस बहुत स्मॉल है तो इसका मतलब है कि एयर ह्यूमिड है ना, और अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि एयर ड्राई है। प्लीज नोट करिए दैट टू गेट एन एक्यूरेट रीडिंग एक एक्यूरेट रीडिंग के लिए, मतलब हमने अगर ऐसा, हमारी सोच है कि हमें बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए हमें साइकोमेट्रिक चार्ट चाहिए होगा। ठीक है, एक चार्ट आता है जिसको हम साइकोमेट्रिक चार्ट कहते हैं, वो चार्ट बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग दिखाता है, तो हमें वो चाहिए ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, है ना। एंड यू कैन आस्क योर टीचर और एन एक्सपर्ट टू हेल्प यू यूज द चार्ट। आप अपने टीचर से, एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट को कैसे यूज किया जाता है। बेटा, इस वाले पैराग्राफ में भी मैं मानती हूँ कि एनसीईआरटी ने आपको बिल्कुल थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और छोड़ दिया। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। पहले तो मैं आपको इवेपोरेशन एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। आपने नोटिस किया होगा अपने घर में कि आपके घर में क्या होता है ना, आपकी मम्मी कपड़े धोती हैं और बाहर तार पे ऐसे कपड़े टांग देती हैं, है ना। ऐसे कपड़े तार पे टांग दिए। अब क्या होता है कि यही जो कपड़े हैं ना, ये काफी ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने तार पे टांगे होते हैं, तो ये गीले कपड़े आपको पता होगा सूख जाते हैं गर्मी की वजह से। तो सन क्या करता है, हीट देता है, और उस हीट की वजह से ये जो पानी है, जो पानी के वेपर्स होते हैं कपड़ों के ऊपर चिपके हुए, वो इवेपोरेट हो जाते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं, जिसका इवेपोरेटिव कूलिंग हम जिसे कहते हैं ना, इसका मतलब होता है कि इवेपोरेशन जब भी होगा ना, इवेपोरेशन जब भी होगा तो ये कॉज करेगा कूलिंग। इसको हमेशा याद रखना, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जब भी कहीं पे इवेपोरेशन हो रहा होगा तो आसपास का इलाका, आसपास का सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा, ये हमेशा होता है। ओके, तो इसी वजह से जो आपका थर्मामीटर कॉटन गॉज वाला था, जिसमें गीला कॉटन गॉज लगा हुआ था, वो वाला जो थर्मामीटर था उसकी रीडिंग कम थी, है ना, क्योंकि इवेपोरेशन हुआ उधर से, और इवेपोरेशन होने की वजह से कूलिंग हो गई, जिससे कि वो थर्मामीटर का टेम्परेचर कम हो गया। ओके, अब दूसरी चीज जो यहाँ पे एनसीईआरटी ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी, वो था ड्राई और वेट बल्ब के बीच की रीडिंग के डिफरेंस का मीनिंग। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी ने इतना लिख के छोड़ दिया कि इफ द डिफरेंस इज स्मॉल इट मींस एयर इज ह्यूमिड। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझ आए, है ना, विजुअलाइज हो पाए। अगर डिफरेंस स्मॉल है, डिफरेंस स्मॉल होने का क्या मतलब होगा कि जो आपका ड्राई बल्ब होगा और जो वेट बल्ब होगा उनकी रीडिंग लगभग सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की रीडिंग में। ऐसा क्यों होगा? ऐसा तब होगा जब ऑलरेडी इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है ना। अगर आपकी सराउंडिंग में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, तो क्या होगा कि जो वेट बल्ब है उधर से
इवेपोरेशन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इतनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, और इवेपोरेशन आप कहां से कराओगे, नहीं करा पाओगे। तो इस वजह से क्या होगा कि जो वेट बल्ब है ना उसमें ज्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा। कब? जब एयर ऑलरेडी बहुत ह्यूमिड होगी और ज्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा बल्ब में, तो क्या होगा, बल्ब का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाएगा, तो टेम्परेचर में डिफरेंस नॉर्मल होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ड्राई बल्ब का जितना होगा उतना थोड़ा सा ही उसका होगा वेट बल्ब का। बट इन केस जब ऐसा हो जाए कि डिफरेंस बहुत हाई हो जाए, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिले, तब क्या होगा? जब डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ड्राई का तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, ड्राई तो वही दिखाएगा जो ऑलरेडी टेम्परेचर है। पर वेट में क्या हो रहा है, हाई ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी की वजह से वेट में क्या हो रहा है कि वेट में इवेपोरेशन हो जा रहा है, वेट बल्ब इवेपोरेट कर जा रहा है ना, वेट बल्ब का जो पानी है वो इवेपोरेट कर जा रहा है। तो वेट कॉटन गॉश के इवेपोरेशन की वजह से उसका जो टेम्परेचर है जो थर्मामीटर पे शो हो रहा है वो और भी कम हो रहा है, तो डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हो जाएगा, है ना, समझ आ गया होगा। अब यही आपको एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तो मुझे लगा कि एक्सप्लेन कर देना चाहिए, है ना। ज्यादा डीप अगर आपको नहीं जाना है तो नॉट एन इशू, मतलब बहुत ज्यादा डीप समझने की जरूरत नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा कि जब एनसीईआरटी ने आपको बताया है तो अच्छे से समझाना बनता है ना। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इतना वो नहीं है। प्लीज नोट दैट टू गेट एन एक्यूरेट रीडिंग, एक एक्यूरेट रीडिंग के लिए साइकोमेट्रिक चार्ट होता है ह्यूमिडिटी के लिए, ये तो हमने ऐसे ही देखा कि क्या चीजें होती हैं। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं इस चार्ट के लिए। ओके, अब बात करते हैं विंड की डायरेक्शन को कैसे मेजर करें। बहुत इजी है ये, सबसे इजी है ये। एक सर्कुलर डिस्क लीजिए कार्डबोर्ड से या फिर पेपर प्लेट आप ले सकते हैं, उसका एक सेंटर मार्क कर लीजिए उस डिस्क का, है ना। और फिर उस डिस्क में आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ऐसे लिख देंगे जो जो उसके डायरेक्शन होगी, है ना। कहीं भी आप लिख सकते हैं, अभी फिलहाल तो आपने यहाँ नॉर्थ लिख दिया, साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी आपने लिख दिया, ऐसे आप उसको लिख सकते हैं फिलहाल। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कट करेंगे एक स्टिक को किसी कार्डबोर्ड से। पहले वाले कार्डबोर्ड में तो आपने ऐसे डिस्क बनाया ना गोल गोल बिल्कुल, अब दूसरे कार्डबोर्ड की मदद से आप ऐसे एक स्टिक बना लीजिए, ठीक है। अब उस स्टिक को आप आगे एक एरो भी लगाएंगे, ठीक है। तो एरो को भी आप कट कर लीजिए कार्डबोर्ड से, एरो की शेप में आप कट कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, एरो को और टेल को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ये होगा एरो ऐसे और ये होगी ऐसे टेल, है ना। आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं दोनों को। फिर उसके बाद अब आप पुश करेंगे एक शार्प एंड ऑफ पेंसिल को थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। अब करवाएंगे, जैसे ये एक शार्प एंड ऑफ पेंसिल है, आप इससे यहाँ पे आगे ऐसे पुश करेंगे, है ना, ताकि इसमें छेद हो जाए। अब आप प्लेस करेंगे एरो को थ्रू द इरेजर यूजिंग अ पिन, पिन की मदद से आप उस इरेजर के ऊपर उसे ऐसे लगा देंगे। और इस चीज का ख्याल रखना है कि ये फ्रीली मूव कर पाए। ओके, कीप द विंड वेन इन एन ओपन एरिया एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच द एरो पॉइंट। और आप इसे ओपन एरिया में रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एरो किधर जा रहा है और कौन सी डायरेक्शन क्या है। अब मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया है, एक्टिविटी कुछ नहीं पता लगा, क्या बताया एनसीईआरटी ने, समझाती हूँ मैं आपको अपनी वाली लैंग्वेज में समझाती हूँ, है ना। मेंटोर जिंदगी बनाती हूँ आपको। पोर्टफोलियो भी है, पोर्टफोलियो और क्वालिटी को बाद में देखते हैं। ये हमने देख लिया ये वाली एक्टिविटी, ये है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 3। ओके, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड को हमने ऐसे डिस्क में काटा, इसको मैं एक ही बार समझाऊंगी क्योंकि ये इजी है ना। चलो, कार्डबोर्ड है ये, इसको हमने ऐसे डिस्क फॉर्म में काट दिया है। डिस्क फॉर्म में काटने के बाद नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट 4 डायरेक्शंस बना दिए, इसकी बना दिया ना। अब ऐसे एक एरो को कट किया हमने कार्डबोर्ड से ही, उसके बाद पहले इसकी टेल बनाई थी, फिर इसकी आगे ये एरो की हेड भी बना दिया नहीं बना दिया, चलो बना दिया। अब हमने क्या किया, इस इरेजर इस पेंसिल को इस बिल्कुल मिड पॉइंट के थ्रू गुजार दिया, जिसकी वजह से इसमें छेद हो गया। अब जैसे ही छेद हुआ, छेद होने की वजह से यहाँ पे आपके पास एक एरिया मिल गया। तो इस एरिया में आप 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो आप कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं जो कि एनसीईआरटी बोल रही है ना। दो तरह से समझाऊंगी इसको, आप समझिएगा। एक तो आप इसके ऊपर
एक ऐसा इरेजर या कुछ ऐसा मेटल कुछ भी चीज लगा सकते हैं जिसकी वजह से ये एरो फ्रीली मूव कर पाएगा और उसके ऊपर आप पिन जोड़ दीजिए और आपको डायरेक्शन के बारे में पता लगता रहेगा, है ना। बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये। मतलब आपने यहाँ पे एक मेटल का कुछ बिल्कुल पतला सा फाइन रॉड लिया है या कुछ आपने स्टिक ली है, कुछ भी लिया है, तो आप यहाँ से उसे रखेंगे, ऊपर आप इरेजर रख सकते हैं, है ना, यहाँ पे पिन लगा सकते हैं, इरेजर से ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, है ना। अब बिल्कुल एक सस्ता टिकाऊ इजी वाला तरीका मैं आपको बताऊंगी। आप ऐसी पेंसिल लीजिए, इसको भूल जाइए, डिफिकल्ट है ये तरीका, है ना। एक्टिविटी तो करनी है, आसान तरीके से करते हैं मैम। आप क्या करिए, आप एक ऐसी पेंसिल लीजिए जिस पेंसिल के ऊपर ऐसे इरेजर होता है, होती है ना, कई पेंसिल्स होती हैं जिसके ऊपर ऐसे इरेजर बना हुआ होता है। ओके, अब आपने क्या करना है, ऐसी एक स्ट्रॉ लेनी है। आप वो 10 रुपीज वाला या 20 रुपीज वाला जूस पीते होंगे ना, उसके साथ एक स्ट्रॉ मिलती है, वैसी स्ट्रॉ आप ले लीजिए। ठीक है, पहले रुको, इरेज कर देती हूँ। सबसे इजी काम होगा ये, मैं आपको बहुत इजी और सिंपल तरीके से बता रही हूँ। पेंसिल लीजिए, उसके ऊपर आपने ऐसी 10 रुपीज की जूस वाली स्ट्रॉ ले ली, आप दुकान से ऐसे भी लेंगे तो वो दे देंगे। आगे आपने उसके एक एरो जैसा ऐसे चिपका दिया, पीछे आपने उसको ऐसे टेल जैसा बना के इस तरह से लगा दिया। अब इस स्ट्रॉ के बीचों बीच, यहाँ पे ऊपर इरेजर है ना, मैंने बताया पेंसिल इरेजर वाली, जिसके ऊपर इरेजर लगा होता है वैसी पेंसिल लेनी है। अब इसके ऊपर आप इस स्ट्रॉ को रखिए और ऊपर से इसमें ऐसे एक पिन लगा दीजिए। ठीक है, और ये ध्यान देना कि वो फ्रीली थोड़ा मूव कर पाए। उसमें फिर आपको ये कुछ कार्डबोर्ड करने की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा एक पेज ले लो, है ना, पेज में ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख दो, बिल्कुल डिस्क शेप में काट दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे लिख लो। पेंसिल के थ्रू उसको ऐसे होल, मतलब उस पेज में होल करके उसमें पेंसिल ऐसे घुसा दो, ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार कर दो। 10 रुपीज वाली जो पाइप आती है जिससे आप जूस पीते हैं, उसको एक साइड से एरो हेड दे दो, दूसरी साइड से टेल हेड दे दो। ठीक है जी, ये दे दिया। अब क्या करो, ऊपर से, यहाँ मैंने बात की कि इरेजर वाली पेंसिल लेनी है आपने, यहाँ पे देखो दिखाई भी दे रहा है, मैंने पेन से खराब कर दिया थोड़ा सा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, पेंसिल के ऊपर ये इरेजर है, यहाँ पे इरेजर के ऊपर इसको ऐसे प्लेस करो और एक पिन ऐसे घुसाओ कि वो इस पाइप के थ्रू पास करे और इरेजर पे जाके चिपक जाए, है ना, इरेजर पे ऐसे टक हो जाए बिल्कुल। अब क्या होगा, ये जो आपके पास रेडी होके यहाँ आएगा ना, इसमें आपको कोई कार्डबोर्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपको पेज चाहिए, पेंसिल चाहिए और ये चाहिए, पाइप चाहिए और एक छोटी सी पिन चाहिए। इजीली आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो। तो इस तरह से फिर क्या होगा, ये एरो जहां भी जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा, आपको उस डायरेक्शन की वजह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का पता लगता रहेगा, है ना। जो कार्डबोर्ड वाली एक्टिविटी है वो है थोड़ी डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें आपको कार्डबोर्ड भी काटना है, बड़ी सारी चीजें करनी है। ये मैंने आपको जो सिखाया है, ये सिखाया है बिल्कुल इजी वाला तरीका, तो आप इसको कर सकते हैं। एक बार फिर से एक बार दिखा देती हूँ, है ना, इरेज करके दिखाती हूँ, इसमें बहुत कलरिंग हुई है। ओके, चलो, हमने क्या किया, एक पेंसिल ली जिसके ऊपर इरेजर होता है। अब हमने क्या किया, एक स्ट्रॉ को उसके ऊपर प्लेस किया, ऐसी स्ट्रॉ को जिसमें एक तरफ हमने एरो हेड बनाया था, दूसरी तरफ हमने एरो की टेल बनाई थी। यहाँ पे पिन थी, पिन से हमने इसको टक कर दिया और इसको जमीन में नीचे थोड़ा सा गाड़ दिया। यहाँ पे हमने पेज की मदद से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाया था, है ना। कॉम्प्लिकेटेड है ये एक्टिविटी, अगर आप ऐसे करेंगे, इस ऐसे वाले स्टेप्स में करेंगे, मत करो। मैंने आपको सिंपल सा स्टेप बताया, इसमें आप कर सकते हैं, है ना। पर फिर भी ये वाले स्टेप्स में ऐसा है कि डिस्क से पहले काटो उसको, फिर कार्डबोर्ड की मदद से ऐसे काटो, है ना, फिर ये एरो बनाओ, टेल बनाओ, फिर इसको ऐसे होल करो। कुछ मत करो जैसा मैंने बताया वैसा करो, इजी सा तरीका। ओके, ये वाली एक्टिविटी भी आपकी हो गई। यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी ने लिखा है, विंड वेन आइडेंटिफाइज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब जैसे आपको वो वहां पे एरो और एरो टेल दिख रही थी, तो एरो हेड और एरो टेल जिस भी डायरेक्शन में होंगे, वो ही आपको बताएंगे कि एक्चुअली में विंड की भी क्या डायरेक्शन है, उससे आपको पता लग जाएगा, है ना। बस इसका इतना सा ख्याल रखना है कि जो रबड़ के ये जो इरेजर है ना, जो इसके ऊपर लगा हुआ है पेंसिल के ऊपर, इसके ऊपर जो आप पिन को टक कर रहे हैं, ये थोड़ी फ्रीली मूव कर पाए, है ना, इस चीज का ख्याल रखना है। आगे एनसीईआरटी ने आपको एक पोर्टफोलियो के बारे में बताया है। पोर्टफोलियो के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या है
keep a record of data you have collected over a period of time with your DIY meteorological laboratory। जो आपने अभी meteorological laboratory बनाई है उसमें जो जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है पीरियड ऑफ टाइम, 3 महीने की यहाँ बात की थी ना हमने कि 3 महीने तक आपने वो डेटा कलेक्ट करना है, तो जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको रिकॉर्ड करिए, उसको रखिए अपने पास और उसका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो तैयार करिए। आप उसको शेयर कर सकते हैं एक फार्मर के साथ, एक गार्डनर के साथ, है ना। आप उनकी जो फीडबैक है उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मैं आपको पोर्टफोलियो भी दिखा देती हूँ कि किस तरह का पोर्टफोलियो आपको बनाना है। आप इसको एक रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। ये है आपका पोर्टफोलियो। मैं थोड़ा जूम आउट कर रही हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके एक रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो, है ना। ये है आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो। ये देखो, एक सेकेंड बस। आपने अब ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आई गेस, तो अब हम इस पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। किस तरह से पोर्टफोलियो हमें गिवन है, क्या ये हमें बताता है, हर एक चीज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या था, डेटा रिकॉर्ड करना है जो कि आपने कलेक्ट किया है पीरियड ऑफ टाइम पे यूजिंग योर DIY मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी, और शेयर करिए इसको एक फार्मर या गार्डनर के साथ, क्योंकि आप उनके साथ इनको अगर शेयर करेंगे तो उनकी तो काफी मदद हो जाएगी, है ना। आपने अपनी DIY खुद के घर पे बनाई हुई या स्कूल पे बनाई हुई मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी से आपने ये डेटा कलेक्ट किया है, और इस डेटा की वजह से अगर एक फार्मर की या गार्डनर की मदद हो पा रही है तो वो कितनी बड़ी बात है ना। आप उनका रिकॉर्ड भी, उनका फीडबैक भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे इधर आपको गिवन है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ऐसे आपको डेटा है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 दिन का डेटा लिया है, टेम्परेचर आपने लिखा पहले, है ना। ह्यूमिडिटी लिख दी आपने, कितनी % ह्यूमिडिटी थी। ह्यूमिडिटी आपको कैसे पता लगी होगी, ह्यूमिडिटी आपको पता लगी होगी 2 थर्मामीटर वाले एक्सपेरिमेंट से, है ना। रेनफॉल आपको पता लगा रेन गॉज वाले एक्सपेरिमेंट की वजह से। विंड की डायरेक्शन आपको पता लगी विंड वेन से, है ना। तीनों हमने एक्सपेरिमेंट कर लिए। चलो, और हाँ, ये वाला टेम्परेचर, ये जो ड्राई वाला था आपका थर्मामीटर, उससे आपको पता लगा। ह्यूमिडिटी वेट वाले थर्मामीटर से पता लगी, वेट रेन गॉज, वेट कॉटन गॉज वाले एक्सपेरिमेंट से। अब फीडबैक का फार्मर का फीडबैक आप अपने हिसाब से लिखेंगे, जो भी आपको फार्मर बताते हैं या गार्डनर आपको बताते हैं कि उनकी किस तरह से मदद हो पाई, वो फीडबैक आप यहाँ लिखेंगे, है ना। और लास्ट में आप यहाँ पे नीचे नेम ऑफ द फार्मर या गार्डनर लिखेंगे, उनका नाम आपने लिख दिया या उनके साइन यहाँ पे आपने ले लिए। ये हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो इसे तैयार। ओके, इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पे वो अपना फीडबैक लिखेंगे कि उनके किस तरह से यहाँ पे मदद हो पाई। अब एक पैराग्राफ यहाँ पे ऊपर हमारा बच गया था, उसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या है। ये हमने चीजें सारी कवर कर ली हैं। क्वालिटी की बात यहाँ पे कर रही थी एनसीईआरटी, क्वालिटी को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन शुरू होने वाला है जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, है ना। 2 key processes in ensuring the quality of input while working with plants are detailed in the section below। अब जो 2 की प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो कि इंश्योर करते हैं क्वालिटी ऑफ इनपुट को, जो कि इनपुट हम देंगे स्टार्टिंग में, है ना। वाइल वर्किंग विद द प्लांट्स के साथ काम करते वक्त जिस तरह का इनपुट हमने प्लांट को देना है उसकी क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए अब उन चीजों की हमने यहाँ बात की है। द फर्स्ट इज टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। पहला है कि हमें सॉइल की क्वालिटी को इंश्योर करना है, सॉइल की क्वालिटी को बेहतर बनाना है, सॉइल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। while the other is to ensure the quality of the seeds। और जो दूसरा है हमारे पास वो होता है सीड्स की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। मतलब आपके पास 2 चीजें हैं जो कि बेहतर होनी चाहिए, पहला है सॉइल बेहतर होना चाहिए और दूसरा है सीड बेहतर होना चाहिए, है ना। अब हम बात करेंगे आगे अपने नेक्स्ट सेक्शन का जो इस चैप्टर में हमें गिवन है। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। आगे हमने इसके बारे में डिस्कस करना है। ये है आपका 1.3 जो कि शुरू होता है प्रोसेसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कि किस तरह के प्रोसेस हमारे पास हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, किस किस तरह के प्रोसेस है उनकी बात करते हैं। पहला है 1.3.1 में सॉइल टेस्टिंग एंड अमेंडमेंट। सॉइल की टेस्टिंग, सॉइल को कैसे परखना है और उसमें किस तरह की अमेंडमेंट करनी है ताकि वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बेहतर हो पाए। चलिए,
टेस्टिंग ऑफ सॉइल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग सॉइल की फर्टिलिटी। अब आप सॉइल को जब टेस्ट करेंगे, सॉइल की हेल्थ को जब आप टेस्ट करेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो आपको अगर सॉइल को फर्टाइल बनाए रखना है तो सॉइल की टेस्टिंग करना जरूरी होता है। सॉइल टेस्टिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉइल हेल्थ पैरामीटर्स। जब आप सॉइल की टेस्टिंग करते हैं तो सॉइल की टेस्टिंग करने के वक्त आपको समझ में आता है, आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि सॉइल की हेल्थ के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस किस पैरामीटर से आप सॉइल की हेल्थ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। उसमें सबसे पहला आता है आपके पास फिजिकल। फिजिकल में इंक्लूड होता है सॉइल का टेक्सचर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी कितना रोक सकती है वो सॉइल, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें, है ना, जो फिजिकली हमें दिख पा रही हैं, हम उनको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो फिजिकल चीजों के अंडर आएगा। अब जब आप केमिकल की बात करेंगे तो केमिकल से रिलेट होगा जितनी भी केमिस्ट्री वाली चीजें होंगी आपकी, मतलब पीएच कितना है, कौन से न्यूट्रिएंट्स को रिक्वायर्ड होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कौन सा है ना, ये हर एक चीज के बारे में। एंड बायोलॉजी की जब आप बात करेंगे तो बायोलॉजी में आप बात करेंगे माइक्रोब्स प्रेजेंट है कि नहीं, है ना, इन सब चीजों के लिए। चलिए, टास्क गिवन है हमें यहाँ पे, टास्क को थोड़ा सा समझते हैं। पहला है सॉइल सैंपल कलेक्शन। किस तरह से हमने सॉइल का एक सैंपल कलेक्ट करना है और उसके बाद, कलेक्ट करने के बाद ही तो हम टेस्टिंग करेंगे। तो पहला स्टेप जब हमारा सॉइल सैंपल कलेक्शन हो जाता है तो किस तरह से हमारा सॉइल सैंपल बेहतर होना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। टू कैरी आउट दीज टेस्ट, इन टेस्ट को कैरी आउट करने के लिए सॉइल कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम योर ओन गार्डन और नियर बाय फील्ड। आप अपने खुद के गार्डन से सॉइल को इकट्ठा कर सकते हैं, अगर आपके घर के बाहर कोई गार्डन है छोटा सा तो, या अगर कोई नियर बाय फील्ड है तो वहां से भी आप ये सॉइल के सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो मेन एजेंडा है वो The process of sample collection is very important to get good results. अब जो प्रोसेस होता है ना सैंपल कलेक्शन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक गुड रिजल्ट के लिए। अगर हमें एक बेहतर रिजल्ट चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट बेहतर ग्रो करे, तो पहला स्टेप सॉइल सिलेक्शन होता है। और सॉइल का कलेक्शन, सैंपल का कलेक्शन ऑफ सॉइल, है ना, सैंपल जो सॉइल का एक सैंपल होगा उसका कलेक्शन अगर हम अच्छे से कर पाएंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप भी बेहतर हो जाएगा। आगे के स्टेप फिर हम अगर अच्छे से परफॉर्म करते रहेंगे तो चीजें अच्छी चलेंगी। टेक सॉइल फ्रॉम डिफरेंट स्पॉट्स। अब डिफरेंट स्पॉट से, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आप सॉइल लीजिए। एक ही फील्ड में लेना है आपको, ये चीज का ख्याल रखना है। आप लेंगे थोड़े से सैंडी वाले एरिया से, पहले आपको सैंडी सा एरिया दिखा, आपने वहां से थोड़ा सा सैंपल ले लिया। फिर आपने ऑर्गेनिक पिट से, जहां आपको लगा कि वहां ऑर्गेनिक पिट है, खाद है थोड़ी अच्छी खासी, वहां से आपने लिया। फिर ऐसी जगह से लिया जहां पे वाटर चैनल है, जहां पे आपको लगा कि पानी अच्छा खासा था, और आपने क्या किया, फिर सैंपल को मिक्स कर दिया। सैंपल को मिक्स कर दिया आपने अच्छे से। एज सॉइल क्वालिटी कैन वेरी विद इन अ स्मॉल एरिया। आपने मिक्सअप किया क्यों इन सब सैंपल को, आपने इसलिए किया क्योंकि क्या होता है ना, जब हम एक ही फील्ड की बात करते हैं तो एक ही फील्ड में भी कभी कभी सॉइल की क्वालिटी वेरी कर जाती है ना। मान ले जगह तो एक ही है, जमीन तो एक ही है, पर जमीन के कुछ पोर्शन में, थोड़े से एरिया में कभी कभी सॉइल बहुत फर्टाइल बिहेव करने लगती है, और थोड़े से पोर्शन में वो ऐसे सैंडी सा बिहेवियर करने लगते हैं, खराब सा बिहेवियर करने लगती है। तो इसकी वजह से मिक्स करना भी सैंड को बहुत जरूरी हो जाता है ना, चाहे वो विद इन अ स्मॉल एरिया भी क्यों ना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइड शेडी एरियाज। अब आप क्या करिए, शेडी एरियाज को, जैसे कि कोई ट्री के नीचे का एरिया है ना, जहाँ पे ट्री, बहुत बड़ा ट्री है, उसके नीचे के एरिया में शेड बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो वहां के एरिया को और वहां की मिट्टी को लेना आप अवॉइड करिए, ऐसे प्लेसेस को। वेयर फर्टिलाइजर्स आर स्टोर इन द फील्ड, और किसी जगह पे अगर फर्टिलाइजर्स को स्टोर किया गया है तो ऐसी फील्ड के मिट्टी को भी आप अवॉइड करिए लेना, ऐसी मिट्टी को आप मत लीजिए। आगे बात करते हैं, रिमूव स्टोन, लीव्स एंड अदर डेब्रिस। अब आपने जैसे मिट्टी को देख लिया कि आपने किधर किधर से मिट्टी लेनी है, अब आप रिमूव करिए किसी भी तरह के कंकड़, पत्थर या लीव वहां पे आपको दिख रहे हैं सामने, तो आप उसे थोड़ा रिमूव कर दीजिए। फिर आप क्या करिए, ड्राई करिए सॉइल को, जो मिट्टी आपने ली है उसे सनलाइट में थोड़ा ड्राई करिए, उसे थोड़ा सुखा लीजिए फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए, जब तक आपको लगता है कि थोड़ी सूख नहीं गई है।
फिर आप क्या कर सकते हैं, आप क्रश कर सकते हैं क्लम्प्स को। अगर कुछ क्लम्प्स बन गए हैं आपकी मिट्टी में जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है, तो आप उस क्लम्प्स को थोड़ा क्रश कर दीजिए ताकि वो फाइन हो जाए बिल्कुल। सीव कर दीजिए आप मिक्सचर को, थोड़ा छान लीजिए आप मिक्सचर को। छानने से मैं इस एक्टिविटी में छानने से मतलब ये है कि आपके पास बहुत बड़े-बड़े पत्थर या लीव्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल फाइन मिट्टी ही अवेलेबल होनी चाहिए। टू गेट द फाइन सॉइल सुटेबल फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए जो सॉइल बिल्कुल सूटेबल हो उसको ढूंढने के लिए आपको ये सब एक्टिविटी को इस तरह से इनिशिएट करना है। लेबल ईच सैंपल केयरफुली, अब आप हर एक सैंपल को अच्छे से लेबल करिए। आप ये लिखिए उस पे कि आपने डेट, क्या डेट है जब आपने उसको कलेक्ट किया है ना। उस सॉइल को, जिस सॉइल को आपने कलेक्ट करके रखा है, क्या उसमें प्रीवियस टाइम क्रॉप उगाई गई थी, कब उगाई गई थी और कौन सी उगाई गई थी, इस चीज का भी ख्याल रखिए। इस चीज को भी आप नोट कर सकते हैं कि वेदर द प्रीवियस क्रॉप वाज ग्रोन, उसी मिट्टी में किस तरह की क्रॉप को उगाया गया था और क्रॉप को उगाया गया था भी कि नहीं। इस चीज को आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी ना न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। जब आप पहले से एक क्रॉप को उगा लेते हैं एक फील्ड में, तो उसमें न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है। तो अगली बार जब आप उसमें क्रॉप को उगाने लगेंगे तो ऑब्वियसली आपको न्यूट्रिएंट थोड़े कम अवेलेबल होंगे। इस चीज का आप नोट करेंगे, इस चीज का ख्याल रखेंगे। एंड यूज इट फॉर बोथ मेसन जार टेक्सचर टेस्ट एंड पीएच टेस्टिंग। अब जो ये आप चीजें आगे करेंगी, आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, तो सैंपल कलेक्शन के बाद आप दो तरह से एक्टिविटी यहाँ पे सीखने वाले हैं। पहला होगा आपका मेसन जार टेक्सचर, कि आपने टेक्सचर चेक करना है किससे, मेसन जार एक्सपेरिमेंट से, है ना। और दूसरा होगा आपका पीएच टेस्टिंग टेस्ट। ठीक है, दो टेस्ट यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बताएगी। पहला होगा मेसन जार टेक्सचर एंड पीएच टेस्टिंग, दोनों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। चलिए, इजी है थोड़ा, मतलब ऐसा मुश्किल नहीं लग रहा होगा आपको। ओके, पहले तो आपने क्या किया, आपने डिवाइड कर दिया फील्ड को जिगजैग मैनर में, ऐसे जिगजैग बिल्कुल आपने फील्ड को डिवाइड किया हुआ है। फिर आपने जितने भी स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, लीव्स हैं जो आपको इस जगह पे अवेलेबल दिख रहे हैं, आपने उसको रिमूव कर दिया। देखिए इन्होंने सारे बच्चे ने इस बच्चे ने सारे साइड साइड कर दिए हुए हैं। अब आपने क्या किया है, एक ट्रोवल लिया है। देखो ये होता है ट्रोवल, ट्रोवल की मदद से आपने डिग किया है एक वी शेप्ड होल। ऐसा आपने एक वी शेप्ड होल बना दिया, मतलब ये ट्रोवल आपने ऐसे किया और यहाँ से बिल्कुल वी शेप ऐसा स्लाइस काट दिया आपने मिट्टी की। ठीक है जी, चलिए फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने कट किया एक थिक स्लाइस ऑफ सॉइल फ्रॉम बोथ द फेसेस ऑफ द जो आपने ये वी बनाया था। ओके, मैं इसको थोड़ा सा समझाती हूँ। आपने जिस जमीन को लिया था, जिस जमीन से आपने ये सैंपल कलेक्ट करना था, उस जमीन में आपने इस तरह का एक वी बना दिया हुआ था, है ना। अब आप ऐसे ट्रोवल लेंगे, आप ट्रोवल को जमीन के अंदर डालेंगे और उस वी जो आपने इस तरह क्रिएट किया हुआ था, ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी यहाँ से यहाँ तक जमीन है, उस पूरे का आप सैंपल लेंगे। ओके, आपने सैंपल ऐसे लिया, यहाँ से भी लिया और इधर वाली डायरेक्शन से भी लिया, बोथ सरफेसेस ऑफ द वी से लिया। अब ये जो आपने सैंपल ले लिया ना, इसको आपने यहाँ पे इस इस जगह पे इस किसी भी कंटेनर में आपने रख दिया। कंटेनर में आपने रख दिया। अब कंटेनर में आपने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपने इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया। 4 सेक्शंस बना दिए इसके, है ना। 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया। अब 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करने के बाद 2 को आप डिस्कार्ड कर दीजिए, मतलब इसको हटा दीजिए, काम के नहीं है। मिक्स द रिमेनिंग 2 क्वार्टर्स, अब इन 2 क्वार्टर जो आपके पास बचे इनको अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करो, मिक्स करो, मिक्स करो। मिक्स करने के बाद इनको भी 4 सेक्शंस में डिवाइड करके 2 को अलग कर दो। बाकियों को फिर आप बैग्स में भर के एज अ सैंपल भेज सकते हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है, क्या हुआ यहाँ, मेरे को लगता है आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से भी पढ़ा देना चाहिए मुझे, है ना। चलो, डिस्कार्ड एनी 2 अपोजिंग क्वार्टर्स एंड मिक्स द रिमेनिंग 2 क्वार्टर्स। जो 2 अपोजिट वाले हैं उनको निकाल दिया, ये वाले निकाल दिए थे हमने, है ना। इरेज करके बता देते रुको। ओके, 2 ये अपोजिंग वाले थे, इनको हमने निकाल दिया, इसको हटा दिया, यहाँ कर दिया बाहर, और इन वालों को ही रखा। फिर इन वालों को आपस में मिक्स 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 किया। मिक्स मिक्स करने के बाद 4 सेक्शन फिर से हमने बनाए।
इसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया और चारों को फिर हमने क्या किया, ऐसे ही 7 और 8 स्टेप को बार-बार रिपीट करते हुए छोटे और छोटे सैंपल, जितने छोटे हम बनाना चाहें उतने छोटे सैंपल हमने बना दिए और उसको बैग में भर के टेस्टिंग के लिए रेडी कर दिया। ठीक है जी? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें बताते हैं एनसीईआरटी जी कि सॉइल कॉम्पोजिशन इज अ डायनामिक मिक्स ऑफ 4 मेन पार्ट्स। अब क्या होता है कि जो सॉइल कॉम्पोजिशन होता है ना, सॉइल जैसे हमने यहाँ पे टेस्टिंग की, हमने यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किया, उससे हमें पता लगा कि सॉइल का जो कलेक्शन होता है वो मेनली 4 मेन पार्ट्स से होता है। 4 मेन पार्ट्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, 45% ऑफ द मिनरल्स होते हैं उसमें की सैंड, सिल्ट, क्ले इन्वॉल्व होगा। फिर 5% ऑर्गेनिक मैटर होगा जिसमें कि ह्यूमस, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें होंगी। 20 to 30% पानी होगा और 20 to 30% ही हवा होगी। हवा जो कि आपके ओपन पोर्स को या स्पेसेस को फिल कर रही होगी। ठीक है, यही 4 चीजें होंगी। पहला तो होगा मिनरल जिसमें कि सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सारी चीजें होंगी। एसएससी होगी, है ना। फिर ऑर्गेनिक मैटर होगा, ओएम होगा, ओम होगा। फिर वाटर होगा, H2O होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, हवा होगी। हवा को कैसे लिखें, ऐसे बनाते हैं हवा ऐसे बना देते हैं हमारे में। चलो, एसएससी होगा, ओएम होगा, H2O होगा और ऐसे ये हवा हवा होगी, है ना। ये 4 चीजें होती हैं। ओके, तो विद दिस बहुत लंबा हो गया हमारा लेक्चर। 1 घंटा आपने बहुत पेशेंस से मुझे सुन लिया है। ठीक है, काफी चीजें हमने कवर कर ली हैं इसमें। अब हम अगले वाला जो हमारा पार्ट होगा उसमें मेसन जार और पीएच टेस्टिंग करेंगे। बहुत छोटा सा होगा वो, मुझे लगता है ये तो बहुत लंबा था ना, मुझे लगता है 20-25 मिनट में वो सारा कवर हो जाएगा एंड आपका चैप्टर भी सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो विद दिस लेट्स एंड दिस। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो मे बी ये सारी चीजें कवर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू वांट, एंड जो भी चीजें होंगी आई विल आंसर यू एवरीथिंग ऑन द कमेंट सेक्शन। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट वाले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।